हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं हूं करण सिंह गई और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर में 3 मेजर मेथड हैं जिससे हम सारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। दैट आर फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेबल, सेकेंड वन इज होमोजेनियस इक्वेशन मेथड एंड द थर्ड वन इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड। तो उनका ही एप्लीकेशन हम इनमें देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज find the particular solution of the differential equation जो आपको given है, that is dy by dx is equal to minus 4xy square given that at y is equal to 1 x मतलब x 0 पे y की वैल्यू 1 है, ये आपको कंडीशन दी हुई है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, ये अपना बेसिकली फर्स्ट मेथड दैट इज वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने आपको एमसीक्यूज में भी कुछ क्वेश्चन कराए थे और शॉर्ट आंसर मिलाए थे। तो इसमें बेसिक फंडा क्या होता है कि हमको y के टर्म्स को y के साथ रिप्लेस करना है, यानी कि dy के साथ y वाले टर्म्स होने चाहिए और x के साथ x वाले टर्म होने चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले सेपरेट कर लेते हैं दोनों वेरिएबल्स को। वही किया हमने, y वाले टर्म्स को y के साथ कर लिया और x वाले टर्म्स को x के साथ कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता था, वी अप्लाई द इंटीग्रेशन। तो अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे सेपरेट करने के बाद वेरिएबल्स को। तो 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई और माइनस 4x dx का इंटीग्रेशन करना हमको। इंटीग्रेट हम करेंगे वाई स्क्वायर का, हमको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला फिर से इंटीग्रेशन का कि अगर x की पावर n dx का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है x n+1 और नीचे आ जाता है n+1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस केस में n हमारा क्या है, n इन दिस केस इज -2। तो अगर आप -2 वहाँ पे रिप्लेस करोगे और यहाँ x की जगह y है तो y -2 + 1 नीचे -2 + 1, ये आपका हो जाएगा -1 बाय y, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि y की पावर यहाँ पे हो जाएगी -1 और नीचे हो जाएगा -1। तो नीचे आप इसको लेके आओगे तो -1 बाय y। तो -1 बाय y इज इक्वल टू x का x² होगा, x² होगा और यहाँ पे -4 है तो ये कैंसिल हो गया, -2x² + c। तो ये हमारी इक्वेशन बेसिकली बन रही है। तो इसको अगर हम और फर्दर सॉल्व कर लें और y को उधर मूव करा लें और माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाय वाई, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² - c। अब y को इधर और ये वैल्यू इधर, तो 1/2x² - c हमारा हो चुका है। अब इस c को फर्दर सॉल्व करने की कंडीशन क्या दे रखी है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पर फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, दैट इज y की। तो हम वापस से वो इक्वेशन की रिलेशन के हेल्प से c को फाइंड कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 होगा कब, y हमारा क्या निकल के आया है, y हमने सॉल्व कर लिया है, वो निकल के आया 2x² - c, 2x² - c। तो y को अब हम 1 पुट कर देते हैं 1 और x को पुट कर देते हैं 0। तो हमारा जो c है वो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, इससे -1। तो अब हमको c की वैल्यू पता चल गई। c की वैल्यू हम वापस क्या करेंगे, अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अगर c की वैल्यू हम -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x² -1 प्लस, तो ये हमारा लास्ट में सॉल्यूशन बन रहा है। अब ये क्या होगा, अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि अगर अपना कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर सपोज हम यहाँ पे ही छोड़ देते c के टर्म्स में तो उस केस में हम सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इस वाले को, उस केस में ये कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c we get different values of solution, different values of solution क्या है, f of x that is y। लेकिन अब क्या है, c की वैल्यू हमको पता है तो ये पर्टिकुलर हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, जो हम ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, अब इसमें कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स दे दिया, जैसे एक क्वेश्चन अपन ने किया था स्लोप वाला, यहाँ पे भी अपन करेंगे लॉन्ग आंसर में। तो अब इस स्टेटमेंट की मदद से हमको इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। जैसे ही हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखें क्या बोलता है क्वेश्चन, इन अ बैंक द प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹1000 डबल इटसेल्फ। तो मतलब कोई एक बैंक है, उसमें क्या है, प्रिंसिपल 5% के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। ये हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा गया है कि कितने साल में ₹1000 अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, सपोज p इज ₹1000,
तो वो हमारा कब डबल होगा, इन हाउ मेनी ईयर्स, ये हमको पूछा हुआ है। और रेट दिया हुआ है, तो रेट किसका दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट का इंक्रीज होने का, और रेट है तो किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज होने का, ईयर के दिया हुआ है, तो मतलब टाइम के टर्म्स में। तो हम कह सकते हैं कि dp बाई dt हमको दिया हुआ है और वो क्या है 5% ऑफ p, यानी कि 5% से बढ़ेगा। यानी कि रेट क्या है, मैंने आपको बताया था जब भी हम dy बाई dx लिखते हैं तो उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। तो सिमिलरली हमने इसी से कोट कर लिया क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या दे रखा है 5% पर ईयर। यानी कि अगर p हमारा इनिशियली मतलब p अमाउंट था तो एक साल के बाद वो कितना हो जाएगा, कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, 5% ऑफ p। अगर आपने इसको सॉल्व करूं तो 5% को क्या लिख सकता हूं मैं, 5/100 ऑफ p। तो ये देखिए इससे हमको क्या हुआ, dp बाई dt की वैल्यू मिल गई। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 0, तो 5 ये हमारी इक्वेशन बन गई बेसिकली। तो अब हमको हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हो गई है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हो गई है, अब हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे, दैट इज इनिशियली अमाउंट क्या है ₹1000 को डबल करवाना है। तो यानी कि एक कंडीशन जो हमारी दी हुई है वो क्या कंडीशन गिवन है हमको, गिवन कंडीशन है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 पे p की वैल्यू क्या है 1000 है। ठीक है, अपन x y की टर्म से डील करते थे, यहाँ ये आप समझ लो t आपका x को दिखा रहा है, ये y को दिखा रहा है, दैट x इक्वल टू 0 y इज 1000। और इक्वेशन हमने बना ली है। इक्वेशन अगर मैं अच्छे से लिखूं तो क्या बन गई है, dp बाई dt मेरा बन गया है p बाई 20। ठीक है, तो ये अब हमको सॉल्व करना है और ये कंस्ट्रेंट लगाना है तो हमको सॉल्यूशन मिले। तो हम dp बाई dt को लिखते हैं, इंटीग्रेट मार देते हैं दोनों साइड, तो आपको 1/p dp हो जाएगा और dt यानी कि dp बाई dt को मैंने इधर पे, ये हमारी इक्वेशन है p बाई 20। ठीक है, p बाई 20। ठीक है, अब p के मैंने आपको बताया है कि अपन वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, यानी कि x वाले dx के साथ, y वाले dy के साथ। तो यहाँ p वाले p के साथ, t वाले t के साथ, t का कुछ है नहीं तो ये ऐसा हो गया। अब इंटीग्रेट कर लो 1/x का ln x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो t आ जाएगा t बाई 20 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो हमको इनिशियली कंडीशन क्या पता है, इससे अगर हम और इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हो, लॉग ले लोगे दोनों तरफ तो p आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर t बाई 20 प्लस c। अगर आप इसको और फर्दर सॉल्व करके लॉग ले रहे हो तो ये हमारा एंड में ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पे लॉग एंटी लॉग आप दोनों तरफ ले लो, एंटी लॉग लेने से ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा, e t की पावर 20। इसमें बता देता हूँ आपको कैसे लिखा है। अगर मैं e की पावर दोनों तरफ ले लूँ, अगर ये सपोज लॉग ln है बेसिकली ये, तो ln में क्या होता है, लॉग की बेस e होती है। तो अगर मैं दोनों तरफ e की पावर ले लूँ, यानी कि e मेरा ln जो होता है वो वापस से x का ही दे देता है। अगर ये ln x है तो यहाँ p है तो ये p दे देगा। तो e दोनों तरफ ले लिया यहाँ पे, तो e दोनों तरफ लिया तो p आ जाएगा और e की पावर, ठीक है, यही वापस लिखा हुआ है। अब इनने क्या किया हुआ है कि c e की पावर t20 लिख दिया। क्यों, क्योंकि अगर इसको मैं अलग से लिखूं तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, e t बाई 20 इंटू e c1। तो ये भी आपस अपने में एक कांस्टेंट है तो इसको c लिख दिया। तो ये फाइनली बन गया e, ये वाला टर्म अपना। अब इनिशियल कंडीशन हमको क्या गिवन थी, p 1000 है व्हेन t इज इक्वल टू 0। t को 0 करोगे तो क्या होगा, e की पावर 0 हो जाएगा यानी कि 1। तो c हमारा निकल के आ जाएगा क्या 1000 सीधे से। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया, 0 रखा तो c मेरा आ जाएगा 1000 सॉल्व करने पे। अब हमको फाइनल पूरी इक्वेशन पता है विथ कांस्टेंट। अब हमको क्या पूछा था स्टेटमेंट की कब ये अमाउंट डबल हो जाएगा, यानी कि 1000 था इनिशियली, डबल यानी कि p की वैल्यू 2000 कर दो आप जो पूछा था। तो p मैंने कर दिया डबल के लिए 2000 और 1000 e की पावर 20। तो अब अपना t आ जाएगा, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, इसको 1000 को वापस यहाँ रखो 2, दोनों साइड फिर से ln ले लो, लॉग ले लो, तो ये क्या बन जाएगा ln2 और t की पावर 20। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि t इज इक्वल टू 20 इंटू ln2 टाइम पे, यानी कि ये ईयर में था तो हमको इस ईयर में ही रिपोर्ट कर देते हैं, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन
इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। तो अब देखो होमोजीनियस के ने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी कि होमोजीनियस इक्वेशन में आपकी जो डिग्री होती है वो ऑल थ्रू कांस्टेंट रहती है। डिग्री कहने का मतलब जो भी आपका हाईएस्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव है उसका जो पावर है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसको हमको दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ लिख लेते हैं और बाकी सब इधर मूव कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई कॉस वाई बाई एक्स और एक्स कॉस वाई बाई एक्स। ठीक है, अब आप इसमें एक डाउट आपको आ सकता है कि कॉस कॉस है, यहाँ पे अपन ने एक प्रॉब्लम देखा था प्लस साइन में था, तो वहाँ पे तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं बन रही थी अपनी, अपन ने बोल दिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं। तो उस केस में क्या था, साइन और कॉस जो क्या होते हैं वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, उस केस में इसलिए जो अपनी इक्वेशन थी वो बन ही नहीं पा रही थी। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट ये एक्स और वाई के टर्म्स में कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन इधर क्या है, अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो वाई और एक्स प्रेजेंट है, तो ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। ठीक है, अब अपने को होमोजेनिटी प्रूफ करनी, तो ये अपन ने वापस से यहाँ पे ऐसे लिख के इधर तक क्लियर किया हुआ। ठीक, नेक्स्ट अब देखो होमोजेनिटी प्रूफ करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसको ये मान लेते हैं कि ये एक्स वाई का कोई फंक्शन है, दिख भी रहा है एक्स और वाई इन्वॉल्व है। अब रिप्लेस कर देते हैं एक्स को विथ लैम्डा एक्स एंड वाई को विथ लैम्डा वाई। अगर रिप्लेस करेंगे एक्स को विथ लैम्डा एक्स और वाई को विथ लैम्डा वाई, तो ये देखो फंक्शन ये बन जाएगा। एक्स और वाई को आपने रिप्लेस कर दिया लैम्डा के टर्म्स में, ये बन गया। ठीक है, आप अगर इसको सिंप्लीफाई में अगर करूँ तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा फिर से, और लैम्डा इंटू वाई कॉस एक्स वाई बाई एक्स लैम्डा एक्स, और नीचे लैम्डा, यहाँ पे फिर आपका लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा इन दोनों टर्म्स का, तो ये बन जाएगा वाई बाई एक्स कॉस एक्स। तो अब पूरे से भी देखो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, पूरे से लैम्डा कैंसिल, और ये क्या बन जा रहा है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। तो अगर ऐसा आपका हो जाता है, यानी कि अगर आप अजम्पशन ये वाला लेके चलते हो, एक्स को रिप्लेस कर तो लैम्डा एक्स से और वाई को रिप्लेस कर तो लैम्डा वाई से, और फिर आप जब सिंप्लीफाई करते हो वापस से आपको एफ एक्स वाई मिल जाता है, तो इससे प्रूव हो जाता है कि हमारा जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है। थस दिस इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0, हेंस द गिवन फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब देखो डिग्री 0 क्यों है, 1 क्यों नहीं है, क्योंकि y बाय एक्स दोनों की पावर 1 1 वो मिलके 0 दे देना है। ऐसे हम अगर पूरे y बाय एक्स फंक्शन को कैलकुलेट करें तो डिग्री ऐसे रिपोर्ट करते हैं। अगर सपोज फंक्शन y का ही होता है ऐसा कुछ, तो हम क्या बोलते हैं, डिग्री हमारी क्या है, यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए फंक्शन, सपोज y डैश, तो हमारी डिग्री क्या हो जाती है इस केस में 1 हो जाती। लेकिन y बाय एक्स है तो हम डिग्री 0 रिपोर्ट करते हैं। होमोजेनिटी के लिए ये प्रोसेस होता है। तो ये आप यहाँ तक दिखा दोगे। ठीक है, होमोजीनियस प्रूव हो गया। अब क्या है, मैंने बताया था होमोजीनियस में अपन स्टैंडर्ड मेथड क्या लेके चलते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो v यहाँ पे क्या हो जाता है, y बाई एक्स हो जाता है आपका। और अगर इसको फर्दर आप सॉल्व करते हो यूजिंग आवर बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स का निकल गया था, x का तो हो जाएगा v चेन रूल, और x का तो नहीं होगा, तो ये वाला आपको रिप्लेस करना होता है। तो अब अपन क्या करते हैं, अपनी जो इक्वेशन थी स्टैंडर्ड यहाँ तक, ये बेसिक इक्वेशन, उसको वहां लिख लेते हैं। क्या बन रही है अपनी बेसिक इक्वेशन, दिस वाज dy बाय dx इज इक्वल टू y cos y बाय x प्लस x y cos y बाय x प्लस x। ठीक है, और x cos y बाय x। ठीक है, और x cos y बाय x, तो ये हमारी इक्वेशन बन रही है। अब क्या करना है, हमने इस चीज में रिप्लेस मार दिया है y इज इक्वल टू वी एक्स को, तो y इक्वल टू वी एक्स करूंगा तो dy बाई डी एक्स तो मेरा ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, और y इज इक्वल टू वी एक्स है तो y को यहाँ पे वी एक्स लिख दिया, वी एक्स आ गया। cos y बाई एक्स अपना क्या हो गया, इससे v हो गया तो cos v प्लस x वैसे ही x y बाई एक्स को फिर से v। तो ये अब हमारी इक्वेशन यहाँ पे इधर तक सिंप्लीफाई हो गई है। ठीक है, अब इसको और अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँ तो देखो एक्स एक्स कॉमन निकल रहा है, वी एक्स का और एक्स का, तो अगर मैं इसको कॉमन निकाल लूँ एक्स को, तो यहाँ क्या बन जाएगा, v cos v प्लस 1 और x इंटू कॉस v। ठीक है, तो यहाँ से x से x कैंसिल मेरा, तो ये वाली बन जाएगी। अब देखो फर्दर भी आप सॉल्व करोगे तो हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो देखो x dv बाई dx की यहाँ पे वैल्यू इनने निकाल के रख ली कि कैसे क्या
अपने का आएगी। फिर लास्ट में अपन ने वेरिएबल सेपरेबल ही लगाया हुआ है। तो देखो क्या हुआ है इधर पे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और v कॉस v प्लस 1 बन रहा है यहाँ पे। यानी कि अगर आप इसको भी सॉल्व अगर कर लो तो यहाँ पे क्या आएगा, v और यहाँ पे बन जाएगा आपका 1 बाय कॉस v बन रहा है, ठीक, इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब आप अगेन देखोगे v से भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में क्या बनेगा, कॉस v रह जा रहा है और एक्स डी वी बाई डी एक्स बन जा रहा है। अब ये देखो वेरिएबल सेपरेबल का इंटरेस्टिंग सा सिंपल सा फॉर्मेट बन गया। तो अब इसमें क्या होगा, v के टर्म्स v के साथ लिखो और x के टर्म्स x के साथ, तो dx वहां जाएगा x इधर और cos vx। अब इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, 1 बाय x का करोगे क्या आ जाएगा, log आ जाएगा मॉड में cx, और cos v का करोगे तो साइन आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि डिफरेंशिएशन में नेगेटिव आता है, इंटीग्रेशन में पॉजिटिव आता है। तो साइन v ये हमारा सॉल्व हो चुकी है इक्वेशन यहाँ पे। लेकिन अभी अब हमको सब्स्टिट्यूट वापस बैक करना है, क्यों, क्योंकि v को हमने y बाय x माना था। तो अब सॉल्यूशन में रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन y बाय x log cx। सो द फाइनल आंसर रिपोर्टेड विल बी दिस। तो इस तरीके से आप होमोजेनियस मेथड का यूज करके प्रॉब्लम को अपनी सॉल्व कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। तो अब ये देखो, इसमें अब आपको फिर से देखना है, विजुलाइज करना है। अब देखो y का x के साथ दिख रहा है, dx के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो आप समझ जाना कि ये अपना कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड वाला ही प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे आपको पता करना है। तो क्या किया, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, dy से पूरे में डिवाइड कर दिया। तो y और dy से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ आ जाएगा dx बाई dy, y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y से y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका रह जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर और y आपका। तो ये यहाँ पे बन जाएगा माइनस एक्स वाई, और वो माइनस रिप्लेस करके यहाँ 2y को ले आओ। तो ये आपका बन चुका है। अब ये देखो, अब उल्टा वाला बन रहा है, जो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि अगर उल्टा अपना केस होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे और फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। शॉर्ट आंसर आप याद करना, मैंने इन डिटेल दोनों को डिफाइन करके दिखाया था। तो ये देखो ऐसा कुछ फॉर्मेट बन रहा है। अगर x के मतलब y में है डिफरेंशियल इक्वेशन, x में है तो वेरिएबल्स y के आ जाते हैं। तो ये देखो p1, अगर मैं ये वाली इक्वेशन को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करूँ, दैट इज dx बाई dy, सॉरी dx बाई dy, और क्या है माइनस 1 बाय y, ये है हमारी बेसिक इक्वेशन। आप देखो तो ये ठीक है, dx बाई dy माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 2y, माइनस एक्स बाय वाई। ठीक है, वही की वही। तो अब इसमें अपने को क्या करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट से अपने को कंपेयर करना है। तो x के साथ वाले p1 हो जाता है और ये पूरा का पूरा q1 हो जाएगा, यानी कि q दैट इज फंक्शन ऑफ y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए अब अपन को क्या करना होता है, उल्टा है, रिवर्स केस। तो e की पावर हमेशा अपन यही करते हैं, अगर x वाला होता है तो क्या करते थे, e की पावर p x dx, लेकिन यहाँ पे क्या है, y का है। तो y के वाले केस में क्या हो जाएगा, p y dy, और वैल्यू क्या है माइनस 1 बाय वाई। 1 बाय वाई का आप करोगे ln y, माइनस साइन ऑब्जर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, e की पावर log y की पावर माइनस 1, ये log आपस में कैंसिल कर देगा तो y की पावर माइनस 1, यानी कि 1 बाय वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, 1 बाय वाई हो जाएगा। अब ये बेसिक इनका मैथ्स वाला यानी कि स्टैंडर्ड कन्वेंशनल, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपने मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो x वाले में क्या होता था, फाइनल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू qx dx प्लस c होता था। लेकिन अब क्या है, दिस वन वाज वैलिड फॉर व्हाट, जब हमारी dy बाय dx वाली इक्वेशन होती थी। अब यहाँ पे उल्टा है तो सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी, यानी कि x की जगह y की जगह x आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन q ऑफ y dy प्लस c। तो अब देख लेते हैं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में हमारा क्या है, 1 बाय y है। तो x इंटू 1 बाय y, अगेन 1 बाय y, q ऑफ y क्या है 2y, दैट इज इंटू 2y dy प्लस c। y से y कैंसिल और फिर से इंटीग्रेशन आएगा तो यहाँ पे 2y मिल जाएगा। तो 2y प्लस c और यहाँ पे x बाय y। ये देखो सेम टू सेम
अब उनका मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से भी वही, और अपना जो अपन मेथड करते आ रहे हैं वैसे से भी सही। अब क्या करेंगे, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y को इधर ले जाते हैं, तो y को इधर लेके जाओगे तो 2y से 2y स्क्वायर और cy आ जाए। ठीक है, तो जब फाइनल सॉल्यूशन अगर आप रिपोर्ट करोगे तो क्लीनली x के टर्म्स रिपोर्ट करोगे तो क्या आएगा, 2y स्क्वायर प्लस cy। दिस रिप्रेजेंट द जनरल सॉल्यूशन फॉर आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर दिस चैप्टर, अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उससे इंटरप्रेट करके हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से फॉर्म करनी होगी। तो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। पास कर रहा है मतलब ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्या हैं, वैलिड होंगे अगर हम उसकी इक्वेशन में डालेंगे तो। अगेन इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू, अब देखो टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व आया मतलब हम समझ गए dy बाय dx की बात हो रही है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, इज इक्वल टू, इक्वल लगा दिए, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है लिख दिया, दैट इज एब्सिसा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, यानी कि प्लस एक्स कोऑर्डिनेट और वाई। तो ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको हमको फर्दर सॉल्व करके ये पॉइंट डाल के सी हटा के फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये देखो इक्वेशन आ गई। अब अपन क्या करेंगे, इसको वापस से इधर उधर, या तो क्या कर सकते हैं एक तरीका कि हम वेरिएबल सेपरेबल लगा लें, या दूसरा तरीका क्या है कि हम जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मेथड उससे कर लें, तो हम उससे ही कर लेते हैं। dy बाई dx लिखते हैं, यहाँ पे एक्स वाई इधर ले आओ माइनस एक्स। अब ये देखो वापस से वही स्टैंडर्ड वाला फॉर्मेट यहाँ पे बन गया है, क्या dy बाई dx प्लस पी वाई क्यू वाई वाला अपना फॉर्मेट बन गया है। ठीक है, इक्वेशन मैं वहीं लिख देता हूँ, dy बाई dx माइनस एक्स वाई और इज इक्वल टू x। तो ये देखो, अब आप दोनों को कंपेयर करके इजीली p और q बता सकते हो। तो p अपना क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, q मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो तो e p की पावर e इंटीग्रल ऑफ p dx, तो माइनस x dx, x का करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया। नेक्स्ट अगेन कन्वेंशनल मेथड, हम तो अपने स्टैंडर्ड मेथड से चलेंगे, तो हम स्टैंडर्ड मेथड से यहीं बगल में सॉल्व कर लेते हैं और फिर आंसर रिपोर्ट कर देंगे। तो हमारा जो मेथड खुद का उसमें हमने क्या किया था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस सी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी करना है q के साथ। नेक्स्ट तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या निकल के आया है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, q हमारा क्या है यहाँ पर, q हमारा है x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx प्लस सी। तो ये अब हमको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा इंटीग्रेशन का, जिसमें अपना क्या है, आइलेट अपने को लगा के करना है। एक तरीका और क्या हो सकता है कि मैं x की पावर, इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर को मैं t मान लूँ, एक्स स्क्वायर बाय 2 को t मान लूँ मैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, माइनस को ही मान लेता हूँ, ईजिली और सॉल्व हो जाएगा। इसको अगर मैं t मान लूंगा तो डिफरेंशिएट करो आप, तो 2x बाय 2 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, यानी कि 2 अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही करते हैं, पुट कर देते हैं। तो अगर इसको करूं तो देखो x dx वहां पे पहले से रखा हुआ है, तो x dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस dt कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर t माइनस dt का इंटीग्रेशन, e की पावर t का आप इंटीग्रेशन करोगे वापस e की पावर t मिल जाएगा आपको, dt यहाँ से कांस्टेंट आ जाएगा और माइनस, तो वापस से अब क्या करोगे आप, t की वैल्यू को रिप्लेस मार दोगे, तो ये चीज वापस से क्या बन जाएगी, माइनस ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और ये हमारा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 चल ही रहा है। तो ये देखो आगे भी वही निकल के आएगा, अपन ने इसमें भी t माना, रिप्लेस किया, तो फाइनल आंसर हमारा जो निकल के आ रहा है फिर से यही जो हमने भी कैलकुलेट किया और कन्वेंशनल से भी वही निकल के आ रहा है। ठीक है, उस केस में अपन क्या करेंगे, अब e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर e की पावर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे पॉजिटिव पावर आ जाएगी। अब देखो क्या है, अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0, 1,
तो अपन 0,1 रख के x को 0 करेंगे तो y 1 आना चाहिए, x को 0 करके y 1 करें अगर तो हमको c की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज 2। तो c की वैल्यू 2 निकल के आके वापस हम रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में। स्टैंडर्ड हमने वापस c की वैल्यू 2 निकाल ली और रिप्लेस कर दी। तो दिस विल बी अवर फाइनल सॉल्यूशन, दैट विल बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर अवर प्रॉब्लम। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1 2e(x²/2). सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने मैंने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं आप इस चैप्टर्स के इतने ही कवर कर लोगे तो आपका इंटायर चैप्टर कवर हो जाएगा। अब इन केस ऑफ एनी डाउट आप नीचे कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।